अवैध संबंधों की राह बड़ी ढलवा होती है। दीपा ने इस राह पर एक बार कदम रखा तो वो संभल नहीं सकी। फिर इसका जो नतीजा निकला वो बड़ा ही भयावह था। घटना 18 मई 2018 की है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अवैध संबंधों की राह बड़ी ढलवा होती है। दीपा ने इस राह पर एक बार कदम रखा तो वो संभल नहीं सकी। फिर इसका जो नतीजा निकला वो बड़ा ही भयावह था। घटना 18 मई 2018 की है। माधव नगर थाने के थाना प्रभारी गगन बादल अपने ऑफिस में बैठे विभागीय कार्य निपटा रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के वल्लभ नगर में मां बादेश्वरी मंदिर के सामने रहने वाली दीपा वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में धुआं निकल रहा है। शायद वहां आग लग गई है। ये थाना मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन के अंतर्गत आता है। थाना प्रभारी ने ये जानकारी दमकल विभाग के अलावा एसपी सचिन अतुलकर को भी दे दी। इसके बाद वह खुद सूचना में बताए गए पते की तरफ रवाना हो गए। जब तक वह मौके पर पहुंचे तब तक दमकल विभाग की गाड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी। पता चला कि दीपा वर्मा के घर में आग लगी थी। इससे पहले कि आग भयावह रूप लेती, दमकल कर्मी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने कुछ देर में आग बुझा दी। आग बुझने के बाद दमकल कर्मियों के साथ थाना प्रभारी जब उस मकान के अंदर पहुंचे तो किचन में लिहाफ गद्दे वगैरह पड़े मिले। वह अधजले थे। उन कपड़ों से धुआं उठ रहा था। दमकल कर्मियों ने उन अधजले लिहाफा गद्दों को हटाया तो वहां का नजारा देखकर पुलिस चौंक गई, क्योंकि उन लिहाफा गद्दों के नीचे एक महिला का शव औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसकी दोनों कलाइयों की नसें भी कटी हुई थीं। साथ ही उसकी गर्दन पर धारदार हथियार का घाव था। मकान मालिक ने मृतका की पहचान 35 वर्षीय दीपा वर्मा के रूप में की। उसने बताया कि यह 5 महीने से अशोक वर्मा के साथ इस मकान में रह रही थी। अशोक के अलावा इसके पास और भी कई युवक आते थे। कुछ ही देर में एसपी सचिन अतुलकर और एफएसएल अधिकारी डा प्रीति भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने जब जांच की तो बेडरूम में खून के धब्बों के अलावा सामान भी अस्त-व्यस्त मिला। बेडरूम का दरवाजा भी टूटा हुआ था। इससे यह अनुमान लगाया कि घटना से पहले दीपा और हमलावर के बीच संघर्ष हुआ होगा। इसके बाद उसकी हत्या कर लाश किचन में ले जाकर जलाने की कोशिश की। लाश को जलाने का तरीका भी अनोखा था। हत्यारे ने दीपा वर्मा की हत्या के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर की नली चूल्हे से निकालने के बाद उसे दीपा वर्मा की जांघों के बीच डालकर ऊपर से लिहाफा गद्दे डाल दिए। फिर रेगुलेटर से गैस ऑन करके आग लगाई थी। इससे इस बात की आशंका को बल मिला कि हत्या का मामला अवैध संबंधों से जुड़ा हो सकता है। दीपा वर्मा की हत्या की सूचना पाकर भैरवगढ़ में जेल रोड की ज्ञान टेकरी पर रहने वाला दीपा का भाई भी मौके पर पहुंच गया। उसने दीपा के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले अशोक शर्मा पर उसकी हत्या का आरोप लगाया। उसका कहना था कि दीपा पिछले 8 सालों से अशोक के साथ रह रही थी। पुलिस ने दीपा के भाई की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके दीपा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस ने दीपा के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले अशोक के बारे में जानकारी हासिल की। पता चला कि अशोक पहले से शादीशुदा है। उसकी ब्याहता गांव में रहती है। वह दीपा के पास 1-2 दिन में चक्कर लगाता था। उधर 3 डॉक्टरों के पैनल ने दीपा का पोस्टमार्टम किया, जिसमें चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि दीपा को जिंदा ही जलाया गया था। मरने से पहले दीपा के साथ बलात्कार किया गया था या नहीं, इसकी जांच के लिए उसकी स्लाइड बनाकर सागर जिले की लेबोरेटरी भेज दी। मामला गंभीर था, इसलिए एसपी सचिन अतुलकर ने थाना माधव नगर के थाना प्रभारी गगन बादल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। एसआई एस मंडलोई, संजय राजपूत आदि के साथ साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे और संतोष राव को उनकी टीम में शामिल किया गया। इंस्पेक्टर शिंदे ने सबसे पहले अशोक को पूछताछ के लिए बुलाया। अशोक ने बताया कि वह पिछले 8 सालों से दीपा के संपर्क में था, इसलिए वह अब उसे क्यों मारेगा। साथ ही उसने बताया कि मेरी गैरमौजूदगी में दीपा दूसरे कई युवकों को अपने पास बुलाती और उनके साथ मौजमस्ती करती थी। उसने उसे कई बार समझाया, लेकिन दीपा ने अपनी आदत नहीं बदली थी। अशोक ने दीपा के प्रेमियों के नाम भी पुलिस को बता दिए। उनमें 2 को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उन दोनों से पूछताछ में दीपा के एक और प्रेमी धर्मेंद्र गहलोत का नाम सामने आया। धर्मेंद्र देवास रोड पर रहता था।
इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे और थाना प्रभारी गगन बादल दोनों टीम के साथ धर्मेंद्र के घर जा धमके। संयोग से धर्मेंद्र घर पर ही मौजूद था। उसके दोनों हाथ की अंगुलियों में ताजे घाव थे। इंस्पेक्टर शिंदे उसकी चोट देखते ही समझ गईं कि दीपा वर्मा का कातिल उनके हाथ लग चुका है, इसलिए उन्होंने उससे सीधे सवाल किया, दीपा को तूने क्यों मारा? धर्मेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएगी। इंस्पेक्टर शिंदे का सवाल सुनकर वह हतप्रभ सा रह गया। वह इधर उधर की बातें करने लगा। तभी पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो घर में छिपा कर रखे खून सने कपड़े और दीपा के दोनों मोबाइल फोन मिल गए। इसके बाद धर्मेंद्र के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सो उसने चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लिया। उससे पूछताछ के बाद दीपा वर्मा की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। दीपा वर्मा का परिवार उज्जैन का रहने वाला था। भैरवगढ़ इलाके में जेल रोड की ज्ञान टेकरी पर दीपा की मां अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। दीपा बेहद खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी। उसके इस स्वभाव को निमंत्रण समझकर मोहल्ले के युवक उसकी गली के चक्कर लगाने लगे थे। बेटी के पैर बहक न जाएं, इसलिए महज 14 साल की उम्र में उसके पिता ने दीपा की शादी देवास के जलाल खेड़ी में रहने वाले राकेश वर्मा के साथ कर दी थी। इस तरह खेलने कूदने की उम्र में ही दीपा पति के साथ वयस्कों की दुनिया देख चुकी थी। पति राकेश उसकी सुंदरता का कायल था। उम्र बढ़ने के साथ दीपा ने जब जवानी में कदम रखा तो उसकी शारीरिक जरूरतें पहले से ज्यादा बढ़ गईं। लेकिन अब तक राकेश वर्मा को घर परिवार की चिंता सताने लगी थी, इसलिए राकेश रोजी रोटी के चक्कर में यहां वहां भटकने लगा था। इससे परेशान होकर दीपा ने इधर उधर ताकाझांकी शुरू कर दी। राकेश को जब पता चला तो वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा। पति की ज्यादती से दीपा बहुत परेशान हो गई थी। शादी के 10 साल बाद 24 साल की दीपा गुस्से में पति को छोड़कर मायके में आकर रहने लगी। अपना गुजारा करने के लिए उसने फ्रीगंज इलाके में फाल पीको की दुकान कर ली। मायके में आकर कुछ समय तक तो दीपा की जिंदगी आराम से कटी, लेकिन फिर उससे अपनी शारीरिक जरूरतें महसूस होने लगी। यूं तो दीपा चाहती तो उसके बचपन के दीवाने अब भी मोहल्ले में मौजूद थे, जो उसे अभी भी ललचाई नजरों से घूरते रहते थे। लेकिन दीपा अब बच्ची नहीं थी। उसकी आंखों को अब ऐसे मर्द की तलाश थी जो उसकी दैहिक के अलावा दूसरी तमाम जरूरतें भी पूरी कर सके। एक दिन उसकी मुलाकात अशोक से हुई तो दीपा ने अशोक के लिए अपने दिल की लगाम ढीली छोड़ दी। राजनीति में दखल रखने वाला अशोक वर्मा शादीशुदा और एक बच्चे का पिता था, लेकिन उसके पास इतना पैसा था कि वह दीपा की जिंदगी भर तमाम जरूरतें पूरी कर सकता था। दीपा का रूप उसके दिल को भा चुका था, इसलिए दीपा को राजी देख उसने उसके सामने साथ रहने का प्रस्ताव रखा, जिसे दीपा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तब अशोक ने दीपा को किराए का मकान दिलाकर घर की तमाम जरूरतें भी पूरी कर दी, जिसके बाद दीपा अशोक के साथ बिना शादी किए ही पत्नी की तरह रहने लगी। ये करीब 8 साल पहले की बात है। अशोक राजनीति में भी दखल रखता था। उसके पास पैसा भी खूब था, इसलिए दीपा को काम करने की जरूरत नहीं रह गई थी। फिर भी समय काटने के लिए उसने फाल लगाने और पीको करने का काम बंद नहीं किया था। लेकिन ऐसे मामले में वही हुआ जो होता है। दीपा के साथ 4-5 साल गुजारने के बाद अशोक का मन उससे भर गया। हालांकि वह अपने वादे से तो नहीं मुकरा, वह दीपा की हर आर्थिक जरूरत पूरी करता रहा। पर दीपा के पास उसका आना जाना जरूर कम हो गया। अब वह 1-2 दिन बाद दीपा के पास आता, लेकिन दीपा जिस मिट्टी से बनी थी उसके चलते उसे रोजाना पुरुष संग की जरूरत थी। इसलिए अशोक की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर उसने कई दूसरे युवकों से दोस्ती कर ली। वह उन्हें रात के अंधेरे में अपने घर बुलाने लगी। लेकिन ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं? यानी अशोक को ये बात पता चल गई। अशोक ने उसे बहुत समझाया, पर उसने अपनी आदत नहीं बदली। अशोक की गैरमौजूदगी में दूसरे युवक दीपा के घर में आकर रात गुजारने लगे। अशोक तो दीपा का दीवाना था, इसलिए उसके बदचलन होने के बावजूद भी उसने दीपा का साथ नहीं छोड़ा। जिस मकान में दीपा की हत्या हुई वह मकान इसी साल जनवरी के महीने में अशोक ने ही किराए पर लेकर उसे रहने के लिए दिया था। कोई 3 साल पहले धर्मेंद्र की पत्नी दीपा की दुकान पर अपनी साड़ी पर फाल लगवाने के लिए साड़ी देकर चली गई थी। बाद में धर्मेंद्र दीपा की दुकान पर वह साड़ी लेने गया था। तभी दीपा से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। वैसे दीपा धर्मेंद्र से उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर धर्मेंद्र का मन पागल हो गया। इसलिए उसके हाथ से साड़ी लेते समय उसने जानबूझकर उसकी अंगुलियों को छू दिया। ऐसा करके धर्मेंद्र को इस बात का डर था कि कहीं वह बुरा न मान जाए, लेकिन दीपा काफी बोल्ड थी। उसने सीधे कहा, बड़े हिम्मत वाले हो जो पहली ही मुलाकात में अंगुली पकड़ रहे हो। इस बार अंगुली पकड़ी है तो लगता है अगली बार सीधे पहुंचा पकड़ोगे।
ये सुनकर धर्मेंद्र झेप गया तो वह जोर से हंस दी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई और फोन पर बातें होने लगी। धर्मेंद्र दीपा से मिलना चाहता था, लेकिन उससे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 10-15 दिन बाद एक रोज खुद दीपा ने ही कहा कि कब तक फोन पर बातें करके आग भड़काते रहोगे, मिलोगे नहीं क्या? मिलना तो चाहता हूं पर कहाँ मिलूं? ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा तुम एक काम करो, कल महाकाल मंदिर आ जाओ, वहीं मिलते हैं। धर्मेंद्र बोला, क्यों, मेरे साथ वहां क्या भजन करना है जो मंदिर में बुला रहे हो? तुम सीधे मेरे घर आ जाओ, वहीं घंटा बजाएंगे। कहते हुए दीपा ने अपने घर का पता बता दिया। उसी दिन शाम को धर्मेंद्र दीपा के किराए वाले मकान में पहुंच गया। दोनों ने एकांत का लाभ उठाते हुए अपनी हसरतें पूरी की। जल्द ही दीपा ने धर्मेंद्र को अपनी अदाओं से वश में कर लिया। इसके बाद धर्मेंद्र उस पर काफी पैसे भी लुटाने लगा था। दीपा से मिलने जुलने में दिक्कत न हो इसलिए धर्मेंद्र ने उसके पति अशोक से भी दोस्ती बना ली थी। जब मन होता दोनों शराब और चिकन की पार्टी भी करते। लेकिन कुछ समय बाद ही धर्मेंद्र को पता चल गया कि अशोक दीपा का पति नहीं है, बल्कि वह उसके साथ रखेल बनकर रह रही है। इतना ही नहीं, दूसरे और युवकों के साथ भी दीपा के संबंध होने की जानकारी धर्मेंद्र को लग गई। यहां तक कि धर्मेंद्र जिन दोस्तों को दीपा के यहां ले गया था, उनके साथ भी दीपा ने अवैध संबंध बना लिए थे। धर्मेंद्र ने दीपा को समझाया कि वह ऐसा न करे, लेकिन उसने उल्टे धर्मेंद्र से ही मिलना बंद कर दिया। धर्मेंद्र उससे मिलने की चाहत व्यक्त करता तो वह किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती थी। धर्मेंद्र की पत्नी को भी यह जानकारी मिल गई कि उसका पति दीपा नाम की किसी महिला के पास जाता है। धर्मेंद्र पत्नी से लगातार झूठ बोलता रहा। जब उसने दीपा से मिलना नहीं छोड़ा तो वह उससे झगड़ने लगी। एक दिन धर्मेंद्र दीपा के पास गया तो वहां पर उसके दो दोस्त कुक्कू और रवि मिले। दीपा ने उस दिन धर्मेंद्र को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया था। धर्मेंद्र अपने घर वापस आ गया, लेकिन उसकी नजरों के सामने दीपा की कुक्कू और रवि के साथ अय्याशी की तस्वीरें किसी फिल्म की तरह चलती रहीं। इसलिए सुबह होते ही वह फिर से दीपा के घर पहुंचा। उस समय दीपा अकेली थी। कुक्कू और रवि के साथ मस्ती करने के फेर में रात भर शायद वह सोई नहीं थी। इसलिए अपनी नींद में खलल पड़ने से वह धर्मेंद्र पर नाराज होते हुए को उल्टा सीधा बोलने लगी। ये देखकर धर्मेंद्र का खून खौल उठा और उसने दीपा की पिटाई की। गुस्से में उसने उसकी दोनों कलाइयों की नसें भी काट दी, जिससे कमरे में खून फैल गया और वह बेहोश हो गई। अब वह उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहता था, लिहाजा वह उसे खींचकर रसोई में ले गया और उसकी सलवार निकालकर उसने एलपीजी सिलेंडर का पाइप गैस चूल्हे से निकालकर उसकी दोनों जांघों के बीच फंसाकर ऊपर से लिहाफ, दरी, गद्दा डालकर रेगुलेटर से गैस चालू कर दी। फिर आग लगाकर वह वहां से चला गया। उसने सोचा कि सिलेंडर फटने के बाद लोग इसे दुर्घटना समझेंगे और वह बच जाएगा। लेकिन जब मकान में धुआं निकलना शुरू ही हुआ था, तभी पड़ोसी राकेश वर्मा ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। धर्मेंद्र से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। बेडरूम का दरवाजा कैसे टूटा, ये बात पुलिस पता नहीं लगा सकी। उज्जैन के आईजी राकेश गुप्ता ने केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम के कार्य की सराहना करते हुए पुरस्कृत करने की घोषणा की। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।